नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आप लोगों ने अपनी दादी से, अपनी नानी से कुछ कथाओं के बारे में सुना होगा जो देवों के बारे में और दानवों के बारे में हुआ करती होगी। ठीक है, उन्होंने कभी आपको भगवान शिव के बारे में बताया होगा या कभी गणेश जी की कहानी कोई सुनाई होगी। बच्चों, आइए यहाँ पर आज हम हमारे इस पाठ के द्वारा, जिसका नाम है वरदान या अभिशाप, ऐसी एक छोटी सी कथा के द्वारा हम विज्ञान के बारे में जानेंगे। क्या ये हमारे लिए वरदान है या फिर अभिशाप है। तो आइए बढ़ते हैं पाठ की तरफ और हम ये शुरुआत करते हैं आज के पाठ की। तो हमारे पाठ का नाम है वरदान या अभिशाप। बच्चों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार हर खोज या आविष्कार के भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। प्रस्तुत पाठ में विज्ञान के इसी पक्ष व विपक्ष पर विचार किया गया है। बच्चों, जब भी हम कोई भी काम किया जाता है या कोई खोज की जाती है तो उसका या तो हम अच्छा उपयोग करेंगे या फिर हम उसका गलत उपयोग करेंगे। जिस तरह से एक चाकू होता है, चाकू से आप सब्जियों को भी काट सकते हैं और किसी इंसान का चोट भी पहुंचा सकते हैं उसको। ठीक है, तो एक ही चीज़ के दो तरीके से उसको यूज़ हो सकता है, उसका उपयोग हो सकता है और वहीं उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। बच्चों, देखते हैं इस माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से कि अब हमें और क्या इसके बारे में बताया गया है, ये कैसे वैज्ञानिक अभिशाप है या फिर वो हमारे लिए वरदान है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ। बच्चों, एक कथा यहाँ पर सुनाई गई है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी पहले, फिर हम देखते हैं विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। बच्चों, पुराणों में एक कथा आती है। भस्मासुर नाम का एक असुर ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर दिया। भगवान शिव को भस्मासुर नामक एक राक्षस ने उनकी बहुत पूजा की, तपस्या की और उन्हें बहुत खुश कर लिया। बच्चों, फिर क्या हुआ, शिव जी ने उससे वरदान मांगने को कहा। अब भस्मासुर ने कहा, महाराज मुझे यह वरदान दे कि मैं जिस किसी के सिर पे हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। नाम ही भस्मासुर था तो उसने वरदान भी क्या मांगा कि वो भस्म हो जाए या वो जल जाए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हुआ। अब शिव जी ने कहा, तथास्तु, मतलब जो आप चाहते हो वही आपको मिल जाए। बच्चों, वरदान तो मिल गया भस्मासुर को। देखिए वो क्या करता है। वरदान पाकर भस्मासुर फूला न समाया। फूला न समाया का मतलब होता है बहुत ही खुश हो गया वो। और उसके बाद देखिए उसने क्या किया, परंतु तभी उसके मन में दुर्बुद्धि उपजी। दुर्बुद्धि मतलब उसकी जो सुबुद्धि थी वो दुर्बुद्धि में बदल गई उसको, कि जब उसको शक्ति आ गई तो उसको कैसे उसका प्रयोग करना है, या गलत प्रयोग करना है या अच्छा प्रयोग करना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उसे तो दुर्बुद्धि आ गई उसके दिमाग में। तो क्या हुआ, ऐसा वरदान पाकर उसने सोचा कि क्यों ना शिव जी पर ही इस वरदान की परीक्षा की जाए। क्या पता ये भगवान शिव ने मुझे जो वरदान दिया ये सही है या ये ऐसे ही झूठ है। ठीक है, बच्चों, यह सोचकर भस्मासुर हाथ उठाए शिव जी की ओर लपका और उसके इरादे को भांप कर, मतलब समझ कर, शिव जी वहां से दौड़े। अब भस्मासुर भी उनके पीछे दौड़ा। मार्ग में शिव जी को विष्णु जी मिल गए। अब शिव जी ने उन्हें सारी बात बता दी। विष्णु जी ने शिव जी के बच्चों, अब क्या हुआ, विष्णु जी मिल गए। शिव जी ने उन्हें सारी बात बता दी। अब विष्णु जी ने शिव जी के पीछे दौड़े आते भस्मासुर को रोककर पूछा, असुरराज कहाँ दौड़े जा रहे हो। भस्मासुर ने शिव जी के वरदान की बात सुनकर कहा, मैं इसकी सच्चाई जान कर ही रहूंगा। अब शिव जी ने भस्मासुर का हाथ पकड़कर कहा, विष्णु जी ने अब भस्मासुर का हाथ पकड़कर कहा, बड़े भोले हो असुरराज, कहीं ऐसा भी होता है कि किसी के सिर पर हाथ रखने से ही वह भस्म हो जाए। लो, मैं अपने सिर पर अपना हाथ रखता हूँ, आप तो भस्म नहीं हुए। यह कहकर विष्णु जी ने फुर्ती से भस्मासुर का हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर रख दिया। सिर के ऊपर रखते ही भस्मासुर
भस्म हो गया और उसका वरदान उसे ही ले बैठा। मतलब उसका जो वरदान था वही उसके लिए बुरा साबित हो गया, उसके लिए एक अभिशाप बन गया, क्योंकि वही उसके मृत्यु का कारण बन गया। सो बच्चों, यही कथा हमें यही समझाती है कि जब आपको शक्ति मिलती है या कोई आपके पास जो भी पावर है उसका आप हमेशा एक अच्छा प्रयोग करें, ना कि उसका गलत फ़ायदा उठाएं। ठीक है। सो बच्चों, ठीक यही बात आज विज्ञान हमारे साथ कर रहा है। नहीं, शायद ये कहना ठीक नहीं है, विज्ञान नहीं, ठीक यही बात विज्ञान ठीक यही बात आज विज्ञान हमारे साथ कर रहा है। नहीं, शायद ये कहना ठीक नहीं है, विज्ञान नहीं, ठीक यही बात विज्ञान का वरदान पाकर हम सब अपने साथ कर रहे हैं। हम लोग भी वही कर रहे हैं। जैसे एक मोबाइल है, हम उसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं, उसको अच्छी चीज़ों की जानकारी के लिए कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे मोबाइल लगातार देख रहे हैं और अपनी आँखों को और अपने शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सो आगे देखते हैं बच्चों। हम भस्मासुर से कम मूर्ख नहीं हैं, हम विज्ञान के वरदानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग मतलब उसका सही ढंग से प्रयोग ना करना। हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सो बच्चों आगे देखिए, विज्ञान क्या है। विज्ञान ऐसा विशेष ज्ञान है बच्चों जिसके द्वारा मानव प्रकृति के रहस्यों को खोज कर उनकी सहायता से मनुष्य मात्र की सुख सुविधा के साधन जुटा सकता है। विज्ञान क्या है, एक विशेष खोज है जो कि हमारे जीवन को और सरल और सुविधाजनक बनाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए कोयले के रूप में धरती के नीचे छिपी अपार ऊर्जा राशि को प्राप्त कर मानव ने उससे रेलगाड़ी चलाई। क्या उदाहरण दिया है कि जो कोयला रहता है वो तो धरती के नीचे उसमें छुपा हुआ है, लेकिन उसकी खोज करके उस कोयले का प्रयोग कहाँ किया, रेलगाड़ी चलाने में। इससे आने जाने में सुविधा हुई और समय की बचत हुई। कोयले से बिजली घर चलाए जिससे प्रकाश मिला और पंखों से ठंडक मिली, हीटरों से गर्मी। बिजली से अनेक उद्योग जैसे धंधों के लिए ऊर्जा भी मिली और उद्योग धंधों से ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त हुई। इसका अर्थ है कि विज्ञान का जो सही प्रयोग कर हम लोगों ने जो किया, इससे कोयले से रेलगाड़ी चलाई, रेलगाड़ी से हमारे आने जाने की दूरी कम हुई, हम सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। विज्ञान के द्वारा ही हमें आज हीटरों से गर्मी, पंखों से ठंडक और प्रकाश के साथ साथ उद्योग धंधों को चलाने के लिए ऊर्जा का भी हमें फायदा हुआ। आगे देखते हैं। यह सब तो हुआ, परंतु मानव एक और तो इन पर सब पर निर्भर होता चला गया, दूसरी ओर उसका लोभ बढ़ता गया। बच्चों, जैसे जैसे हम उस चीज़ों पे जो हमें मिल रही सुख सुविधाएं मिल रही हैं उस पर हम निर्भर होते चले गए, वैसे वैसे हमारा लालच, जो हमारी सुविधा का पाने की इच्छा है, वो और धीरे धीरे बढ़ती गई। हमारा लालच और दुगना होता गया। उसकी शारीरिक शक्ति भी घटती गई, क्योंकि हम इतना सामानों पे निर्भर रहने लगे कि हम श्रम ही नहीं करना चाहते। अगर हमें पंखे में रहना है तो हम ही चाहते कि नहीं, पंखे की जगह एसी आ जाए, एक हम रिमोट उठाएं और रिमोट से बस बटन दबाएं और हमारा एसी से पूरा कमरा और ठंडक से भर जाए, ठंडा हो जाए। ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरत है हमें एसी की जब वो पंखा इतना अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन हम धीरे धीरे हमारा लालच बढ़ता गया और हम आगे बढ़ते गए। अब 10-5 कोस चलना भी उसके लिए दुभर हो गया। बच्चों, दुभर होने का मतलब होता है कठिन होना। उसे न गर्मी सहन होती है न सर्दी। शारीरिक परिश्रम का उसके जीवन से लोप होता जा रहा है। लोप होता जा रहा है मतलब चीज़ों का घटना शुरू हो गया। ठीक है, अधिकांश काम वह मशीनों से करने लगा है। मशीनों के डिज़ाइन में भी नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि रोज़ आपको नई नई चीज़ें चाहिए तो हम नई नई मशीन बनाते हैं और उन्हीं मशीनों में हम नए नए परिवर्तन करते हैं। अब वह पुराने को छोड़ नए के पीछे दौड़ता है, उसके लिए साधन जुटाता है और इन सब से उसका बौद्धिक व्यायाम बढ़ गया है। हमारी बुद्धि तो बड़ी नई नई चीज़ खोजने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम शरीर से धीरे धीरे कमज़ोर होते गए।
बौद्धिक व्यायाम ने उसके मस्तिष्क में तनाव पैदा कर दिया और तनाव ने उसे तरह तरह की अनजानी बीमारियों का शिकार कर दिया, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, स्ट्रेस में रहते हो, आराम नहीं कर पाते हो, ना ही फिजिकल वर्क करते हो, तो कहीं ना कहीं वो सारा स्ट्रेस हमारे शरीर में, वो सारा तनाव हमारे शरीर में आकर हमें एक न एक दिन बीमारियों का गुलाम बना देता है। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं। विज्ञान ने मानव समाज में दो वर्ग उत्पन्न करी है। दो भागों में विज्ञान ने हमें बांट दिया हमारे समाज को। एक के पास आवश्यकता से अधिक धन और सुख सुविधाएं हैं और वह और अधिक संग्रह करना चाहता है, और दूसरे के पास इतना भी नहीं है कि वह न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। वर्ग भेद की यह खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जब एक इंसान आगे बढ़ता है तो कुछ लोग तो उनके पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतना धन है कि वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ के पास इतनी परेशानियां हैं कि वो अपनी जीविका तक चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आगे देखते हैं। एक के पास आवश्यकता से अधिक धन और सुख सुविधाएं हैं और अधिक संग्रह करना चाहता है। जिसके पास सुख सुविधाएं हैं बच्चों, वो और ज़्यादा और चीज़ों को इकट्ठा करना चाहता है। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। दूसरे के पास इतना भी नहीं कि वह न्यूनतम आवश्यकता मतलब कम से कम जो उसकी ज़रूरत है वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहा है। वर्ग भेद की यह खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहला वर्ग दूसरे वर्ग का कस कर शोषण कर रहा है और इससे संसार में वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है। अब जो वर्ग आगे बढ़ता जा रहा है वो आगे ही बढ़ता जा रहा है और जो पिछड़ रहा है वो पिछड़ता ही जा रहा है, और इस तरह से जो वर्ग आगे बढ़ रहा है वो पिछड़े हुए वर्ग का शोषण करता जा रहा है, उनसे अपना फायदा उठाया जा रहा है। विज्ञान ने औषध निर्माण में बड़ी क्रांति की। औषध निर्माण से मतलब है बच्चों नई नई दवाइयाँ और दवाइयों से संबंधित चीज़ें बनाने में बहुत सारी क्रांति की है, मतलब बहुत उन्नति की है। कैंसर जैसी एकाध बीमारी को छोड़कर अब प्रत्येक बीमारी का इलाज संभव हो गया है। इससे मनुष्य की आयु भी बढ़ गई है। वह जी तो रहा है पर वह खोखला हो गया है। हमने सारी बीमारियों पर, ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों पर जीत हासिल कर दी क्योंकि उसके लिए दवाइयाँ हमारे पास है, लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हम अंदर की सुख शांति को छोड़ते जा रहे हैं और अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। जी तो रहे हैं, हमारा लंबा जीवन हो तो चुका है, लेकिन हम अभी भी अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। हम अपने जीवन का पूरी तरह से खुशी नहीं हम उसमें ढूंढ पा रहे। सो बच्चे आगे देखिए। उसकी भूख मारी गई है, खाया पिया ठीक से पचता नहीं, और सहन, यहाँ पे लिखा है भक्ति, ये शक्ति होगा, ठीक है, सहन शक्ति उसमें बची नहीं है। लोग बौने होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग, क्योंकि वो ठीक से बहुत एक पौष्टिक आहार लेते ही नहीं, क्योंकि वो इतना बिजी हैं कि बस जो मिला वो खा लिया। अभी फास्ट फूड आ चुका है, वो ज़्यादातर उनकी पसंद में वो शामिल हो चुका है। तो जब हम पौष्टिक आहार खाएंगे नहीं तो हमारे शरीर में उसका असर कैसा होगा, क्योंकि जैसा आप खाएंगे अन्न वैसा बन जाएगा आपका तन। सो बच्चों यही इसमें दर्शाया गया है। ये लोग बौने होते जा रहे हैं, मतलब लोगों का जो हाइट है, उनकी जो कद है वो छोटा होता जा रहा है। अब गज भर की छाती वाले व लाल चेहरे वाले, बैल से पुष्ट कंधों वाले और शेर किसी कमर वाले 6 फुट नौजवान देखने को भी नहीं मिलते। मतलब पहले जो स्ट्रॉन्ग और बोल सकते हैं कि ताकतवर लोग हुआ करते थे, जो देखने में सुंदर और शरीर से पुष्ट होते थे, वो अब नहीं दिखते। जो है 10 वर्ष बाद वे भी नहीं रहेंगे, और बोला जाता है कि कुछ सालों बाद वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम शारीरिक श्रम करते नहीं और धीरे धीरे हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। वैज्ञानिक साधन हमें जीवन की सुविधाएं और सुरक्षा तो देते हैं, किंतु हमारे भीतर के सामर्थ्य को, हमारी जो क्षमता है उसको क्षीण कर रहे हैं, मतलब उसको धीरे धीरे वो घटा रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं बच्चों। तो विज्ञान ने प्रकृति के साथ जरूरत से ज़्यादा ही छेड़छाड़ की है। जी हाँ, विज्ञान ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। इसका अर्थ ये है कि विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार तो किया, बहुत सारी चीज़ों की खोज की जो कि हमारे सुख सुविधाओं का कारण बनी, लेकिन इतना ज़्यादा प्रकृति के साथ बोलते हैं ना, जैसे पेड़ काटना हुआ, ठीक है, तो आपने एक पेड़ काटा, ठीक है, लेकिन आपने पूरे जंगल काट दिए तो उससे तो नुकसान ही हुआ ना। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं, उससे क्या हुआ, फिर उन्होंने जो हमारी नेचर है उसने आपको शुद्ध हवा देना बंद कर दी, जो पेड़ों से दूसरी चीज़ें मिलती थी वो आपको नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं आपको जितनी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, जब आप उससे और ज़्यादा चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप और वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान ही करते हैं।
तो बच्चों, फलस्वरूप प्रकृति का सारा प्रबंधन गड़बड़ा गया है। प्रबंधन मतलब जो प्रकृति का खुद का संतुलन था वो गड़बड़ा गया है। मौसम बदल गया है, नदियों में या तो बाढ़ आ जाती है या कहीं कहीं स्रोत ही सूख जाते हैं, कहीं अति पानी तो कहीं बिल्कुल ही पानी नहीं। दुर्लभ वन्य जंतु और कीट पतंगों का विनाश हो गया। दुर्लभ मतलब होता है बच्चे जो बहुत मुश्किल से हमें मिलते हैं। उपयोगी जड़ी बूटियां लुप्त हो गई हैं। लुप्त हो गई हैं मतलब वो जो जड़ी बूटियां थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। धरती के ऊपर की मिट्टी और वनस्पति रूपी कवच नष्ट हो गए। धरती के ऊपर जो मिट्टी था, जो कि वनस्पति का कवच था एक तरह से हमारे लिए, क्योंकि वो जैसे जैसे हम बहुत सारे मकान बनाते जा रहे हैं तो वो मिट्टी भी धीरे धीरे, उसकी जो लेयर थी, जो परत थी, वो धीरे धीरे घटती जा रही है। उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है। जो धरती की उर्वरा शक्ति थी कि आप कोई भी बीज डालें तो बहुत जल्दी से उग जाता है, लेकिन अब वो जो उसकी शक्ति वो भी कम होती जा रही है। ठीक है, नदियों का जल दूषित हो गया है, वायुमंडल विषाक्त हो गया है, मतलब जहरीला हो गया है। इन सब बातों से प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो गया है। विज्ञान ने उद्योग धंधों को जन्म दिया। उद्योग धंधों ने प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि की। नदियां अमृत तो नहीं रही और न ही वायु प्राणदायिनी रही। ना तो नदियों में अब शुद्ध जल रहा, ठीक है, ना ही वायु के अंदर शुद्ध प्राणवायु रही, क्योंकि दोनों ही प्रदूषित होती जा रही है। कल कारखानों के धुएं से सारा वायुमंडल दूषित हो जा रहा है, और जो बहुत सारे फैक्ट्रीज हमने लगाई हैं, कारखाने हमने बनाए हैं, उनके धुएं से हमारा पूरा जो वायुमंडल है वो भी धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। सो बच्चों, तेल शोधक कारखाने हो या कीटनाशक दवाइयां बनाने का अथवा खेतों में उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अथवा अन्य कोई उनमें प्रयुक्त जल की निकासी का जो भी साधन हो, अंततः वह समीपस्थ नदियों में जाता है। इट मीन्स ये कि अगर आप तेल शोधक कारखाने हो या कोई भी बड़ी फैक्ट्री जब लगाई जाती है तो उसका जो गंदा पानी होता है वो कहीं ना कहीं उसी के पास की जो नदियाँ होती हैं उसी से उन नालों को जोड़ दिया जाता है, जिससे कि फैक्ट्री में जो बनना है सामान, जो कारखानों में चीज़ें बननी है, उसमें तो उनको फ़ायदा हो जाता है, वो अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो उनका गंदा पानी वो नदियों में जाकर फिर उस नदी की जो शुद्धता है उसको भी खराब कर रहा है। अंततः वह समीपस्थ नदियों में जाता है। तब यह जल न पीने योग्य रहता है, न ही इसमें मछलियों का जीवन सुरक्षित रहता है। इसे सिंचाई करने पर खेतों की मिट्टी पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप उसी प्रदूषित जल से खेती करते हैं, तो जो खेती करते हैं उस पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है। दिसंबर 1984 की बात है बच्चों, जहाँ पर भोपाल में एक ऐसी भयंकर दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 3000 लोग मर गए। भोपाल में 84 में ये हुआ, जहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी जिससे कि 3000 लोग मारे गए। इससे भी कहीं अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। एक कीटनाशक कारखाने की गैस रिसने से, मतलब एक कारखाना था जहाँ पर कीटनाशक कारखाना था वो, और जहाँ पर गैस रिसना शुरू हुआ, मतलब गैस निकलना शुरू हुआ, यह भयंकर घटना उससे हुई थी। ठीक है, फिर सन 1987 में रूस में भी चेरनोबिल नामक स्थान पर परमाणु संस्थान में एक भयंकर दुर्घटना होते होते बची। यदि इस समय रहते काबू न पाया तो रूस सहित सारे यूरोप की खैर नहीं, क्योंकि रूस भी इससे जो परेशानी यहाँ पर हुई वो उससे बचा, और हमारे यहाँ जो भोपाल में परेशानी वो तो घट ही गई वो घटना। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। कीटनाशक दवाइयों के तथा उर्वरकों के निरंतर प्रयोग से अमेरिका की लगभग 1/3 भूमि बंजर हो चुकी है। बच्चों, बंजर होने का अर्थ है कि वो जो भूमि उस पर आप कुछ भी उगाएंगे ठीक से वहाँ पर फसल नहीं होती, क्योंकि वो अब उसकी जो उर्वरा शक्ति है धरती की वो कम होती जा रही है, अथवा उसकी उत्पादक क्षमता बहुत कम हो गई है। वैज्ञानिक साधनों के बल पर भूमि से 4-4 फसलें लेने का यह दुष्परिणाम है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीकों से वो एक भूमि के हिस्से से 3-3, 4-4 फसल एक साथ उगाते, तो उससे वो उसका गलत प्रभाव उस पर पड़ा। किंतु दोष विज्ञान का नहीं है, स्वयं मानव का है। विज्ञान की चकाचौंध में वह इतना अंधा हो गया कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है, मतलब खुद स्वयं का नुकसान कर रहा है बच्चों। उसने भयंकर से भयंकर घातक हथियार बना लिए। घातक मतलब बहुत ही नुकसान करने वाले हथियार बनाए हैं। रात दिन चलने वाले कारखानों, मोटरों, रेलगाड़ियों, जहाज़ों आदि से जो इतना धुआं निकल रहा है उससे वायुमंडल में
इतना कार्बन इकट्ठा हो सकता है कि कुछ वर्षों बाद पहाड़ों की बर्फ पिघलने लगेगी। तब जल प्रलय होते देर नहीं लगेगी और विज्ञान का यह वरदान मानव के लिए अभिशाप बन जाएगा। क्योंकि हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे जो नुकसान हो रहा है हम उसके बारे में आज नहीं सोचे, लेकिन वो नुकसान धीरे धीरे एक दिन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी करने वाला है। लगता है पुराणों में वर्णित भस्मासुर की कहानी ने सहस्त्रों वर्ष पूर्व चेतावनी दे दी थी कि विज्ञान द्वारा प्राप्त वरदान भयंकर अभिशाप भी बन सकता है। अतः उसके प्रयोग पर अंकुश लगाना जरूरी है, मतलब उस पर रोक लगाना जरूरी है। अतः मानव को चाहिए कि वह वरदान के रूप में प्राप्त विज्ञान का प्रयोग सोच समझ कर करे, अन्यथा वह विज्ञान रूपी वरदान समस्त मानव जाति के लिए एक अभिशाप बन जाएगा। सो बच्चों, चीज़ों व सुविधाओं के अपने विवेक के आधार पर चयन करने की प्रेरणा देना इस पाठ का उद्देश्य रहा है। सो बच्चों, यहाँ पर अभी हमने सीखा कि किस तरह से विज्ञान हमारे लिए वरदान तो है ही, लेकिन उसका गलत प्रयोग करने के कारण, उसका अत्यधिक प्रयोग करने के कारण जो नुकसान है, उसके कारण हमारा विज्ञान वरदान के साथ साथ अब धीरे धीरे हमारे लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। तो इसके लिए हमें सोच समझ कर चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हमें अगर चीज़ हमारा एक ही चीज़ में काम चल रहा है तो हम उसके लिए दो चीज़ें ना करें। ठीक है, अगर हम एक जगह पे बैठे हुए हैं, कहीं हम साइकिल से पहुंच सकते हैं या हम कहीं स्कूटी से जा सकते हैं, तो हम उसके लिए गाड़ी लेकर न जाएं। तो इस तरह से धीरे धीरे जितनी हम बचत करेंगे जीवन में, उतना ही जो चीज़ें हैं तो उनका प्रयोग कम होगा और हमारा धीरे धीरे जो उससे असंतुलन हो रहा है पृथ्वी पर, हमारी धरती पे, वो धीरे धीरे संतुलन में आएगा। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ, शब्दार्थ की तरफ देखते हैं बच्चों। भस्म, राख, फुर्ती से, तेजी से, दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल, लोभ, लालच, परिश्रम, मेहनत, संग्रह, इकट्ठा, सामर्थ्य, क्षमता, दुर्लभ जो बहुत कम मिलता है, उर्वरा मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति, वृद्धि बढ़ोतरी, अंकुश रोग, दुर्बुद्धि मतलब बुरी सोच, मूर्ख बेवकूफ, निर्भर आश्रित, शक्ति ताकत, परिवर्तन बदलाव, संघर्ष लड़ाई, प्रबंधन व्यवस्था, लुप्त होना बच्चों होता है समाप्त होना, विषाक्त मतलब जहरीला, और दुष्परिणाम मतलब होता है बुरा नतीजा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों वर्तनी की तरफ। वर्तनी आप देखिए, परंतु, परंतु, धंधा, धंधा, आधाना उपराधाना लगाया है, जंतु, जंतु, यहाँ भी हमने आधाना का उपयोग किया है। वायुमंडल, वायुमंडल, पहले हम अण लगाते थे लेकिन अब हम अंकी बिंदी लगाते हैं। अंधा, अंधा, दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि, बौद्धिक, पहले हम आधा द के साथ में आधा ध लगाते थे, बौद्धिक, कंधो, कंधो, मिट्टी और मिट्टी, हम अब ट के नीचे हलंत लगाकर आधा ट बनाते हैं। पहले हम ट के नीचे ट लिखकर आधा ट पूरा ट को बोलते थे। इकट्ठा, इकट्ठा, द्वारा हलंत लगाकर और यहाँ द के साथ में हमने आधा व जोड़ा है, द्वारा। फिर देखिए क्रांति, क्रांति, अंकी बिंदु और आधा न, प्रबंधन, प्रबंधन, निरंतर, निरंतर, द्वारा, द्वारा, ठंडक, अण हमने लगाया, संभव आधा म लगाया, संतुलन आधा न, किंतु हमने आधा न लगाया। आगत शब्द देखिए बच्चों इस पाठ में कौन कौन से हैं। हजार एक फारसी शब्द है, बर्फ एक फारसी शब्द है, जहाज एक अरबी शब्द, गज भर एक उर्दू शब्द है, चीज़ उर्दू और फारसी शब्द है, खैर एक अरबी शब्द है, काबू एक तुर्की शब्द है। यहाँ दो मुहावरे आए हैं, फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है स्वयं अपना अहित करना या स्वयं खुद का नुकसान करना। आगे बढ़ते हैं अब हम।
बच्चों एक का आपको सही उत्तर चुनना है, एक प्रश्न का, और सही उत्तर पे आपको निशान लगाना है और ओएमआर शीट में भी आपको भरना है। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? पहला देखिए बच्चों, भस्मासुर ने किसकी तपस्या की थी बच्चों? तो भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की थी। तो पहले का उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, दूसरा देखिए, किसके मन में दुर्बुद्धि उपजी थी बच्चों? तो किसके मन में दुर्बुद्धि उपजी थी? भस्मासुर की। तो ख का हो जाएगा पहला वाला। शिव जी को कौन मिले थे बच्चों? तो शिव जी को विष्णु जी मिल गए थे रास्ते में। ग का क्या हो जाएगा? डी। भस्म हो गया, कौन हो गया? भस्मासुर भस्म हो गया। सी। घ का क्या हो जाएगा बच्चों? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से देख सकते हैं हम लोग, पहला शिव, दूसरा है ख भस्मासुर, तीसरे में विष्णु जी, और चौथे वाले में सही उत्तर है भस्मासुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम खालिस्तान की तरफ। यहाँ देखिए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, जैसे पहला दिया है, भस्मासुर हाथ उठाए डैश की ओर लपका। सो बच्चों भस्मासुर किसकी ओर लपका था? तो भस्मासुर लपका था भगवान शिव की तरफ। ठीक है, भगवान शिव की तरफ। तो यहाँ हम सही उत्तर लिखेंगे शिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। उसका डैश उसे ही ले बैठा। तो बच्चों इसमें क्या आएगा? उसका क्या उसे ले बैठा? तो उसका वरदान, उसका वरदान उसे ही ले बैठा। फिर हम विज्ञान के डैश का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम विज्ञान के डैश का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम विज्ञान के आविष्कार का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखते हैं, देखिए इसमें दिया होगा विज्ञान के डैश का दुरुपयोग कर रहे हैं। चलिए लिखेंगे हम विज्ञान के वरदान का, हमें क्या मिला है? विज्ञान से वरदान मिला है, तो हम उसके वरदानों का ही दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसकी डैश शक्ति भी घटती चलेगी, उसकी डैश शक्ति भी घटती चलेगी। तो हम यहाँ देखेंगे, एक और पहले हम कर लेते हैं, दोष विज्ञान का नहीं स्वयं किसका है? मानव का। उसकी बच्चों शारीरिक शक्ति भी घटती चलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे शारीरिक शक्ति। यहाँ आएगा बच्चों शारीरिक शक्ति। शारीरिक शक्ति भी घटती चलेगी, दोष विज्ञान का नहीं स्वयं मानव का है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक शब्द उत्तर लिखना है आपको। शिवजी ने वरदान किसे दिया था बच्चों? तो शिवजी ने वरदान दिया था भस्मासुर को, भस्मासुर। ठीक है, भस्मासुर वरदान की परीक्षा किस पर लेना चाहता था बच्चों? तो वो जिन्होंने उन्हें वरदान दिया वो उन्हीं पर
परीक्षा लेना उनकी चाहता था शिव। भोपाल त्रासदी कब हुई थी? तो ये 1884 में हुई थी। एक बार और हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 84, तो हम यहाँ लिखेंगे 1984। ठीक है, पहला भस्मासुर, फिर शिव, फिर 1984। यदि विज्ञान का दोष नहीं है तो दोषी कौन है? सो बच्चों, विज्ञान का दोष नहीं है, दोषी कौन है? मानव है। ठीक है, सो देखिए भस्मासुर, शिव, 1984 और मानव। बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं हम सही और गलत की तरफ। जो सही है उस पर सही का निशान लगाएंगे, जो गलत है उसमें आप गलत का निशान लगाएंगे। ठीक है, पहला पढ़िए। विज्ञान ने मानव समाज को दो वर्ग पैदा किए। सही। विज्ञान ने औषध निर्माण में बड़ी क्रांति की है। बिल्कुल सही। विज्ञान ने प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। बिल्कुल गलत। बिल्कुल की है। वायुमंडल विषाक्त हो गया है। बिल्कुल सही। सो बच्चों, देखा आपने किस तरह से जो विज्ञान है वो हमारे लिए वरदान भी है, और वही अगर हम गलत तरीके से उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसका ज़्यादा मात्रा में उसका जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए वरदान के साथ साथ एक अभिशाप भी बनता जा रहा है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से दोहराइएगा। ठीक है, नहीं समझ आता तो वीडियो पॉज करके देखेंगे। धन्यवाद।